अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। 2 दिन से जो है ना एक ऐसी डेवलपमेंट हो रही है कि जिसके बाद मुझे मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं उनसे हमदर्दी होना शुरू हो गई है। और कुछ बातें जो मैं बोलता था या मैं कहता था उनकी अब मुझे बड़ी समझ आना शुरू हो गई है। मेरे एक इस्लामाबाद में बड़े अच्छे प्यारे दोस्त हैं, भाइयों की तरह, अतीक साहब। उन्होंने आके मुझे, मैं इस्लामाबाद में था तो उन्होंने मुझे परसों आके उन्होंने मुझे एक लेक्चर दिया पूरा। और लेक्चर उन्होंने इस तरह से दिया, उन्होंने कहा नहीं अब आप लैपटॉप खोलें और इस पर मैप्स निकालें, फिर आपको समझ आएगा हो क्या रहा है। और वही मैंने अभी भी खोला हुआ है और मैप्स भी निकाले हुए हैं। मैं आपको बताऊं, दुनिया में जब भी जंगें होती हैं ना, उनके पीछे कोई ना कोई मुआशी रीज़न होता है या वसाइल का रीज़न होता है। जगह भी जब आप कब्ज़ा करना चाहते हैं तो आप वसाइल की वजह से करते हैं या किसी मुआशी रीज़न की वजह से करते हैं। तो पॉलिटिकल तो उसके नारे तो अलग बन जाते हैं। अब हो क्या रहा है कि हम बड़ी दिनों से, बहुत अरसे से चाइना और अमेरिका जो मसल फ्लेक्सिंग कर रही हैं उसके ऊपर हम लोग बातें कर रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोग जब मुझे मिलते हैं तो मुझे कहते हैं कि जनाब यार ये जंग कहाँ हो रही है जिसका आप लोग जिक्र कर रहे हैं कि जंग हो रही है, जंग हो रही है। तो अभी उनको ये नहीं पता कि सुपर पावर्स एक दूसरे से पहले खुद नहीं लड़ती हैं। पहले वो पैदों को लड़ाती हैं, अपने टाउट्स हैं उनको लड़ाती हैं, ट्रेड रूट्स पे कब्ज़ा करती हैं, इकॉनमीज़ को अगले की दबाती हैं, फिर उसकी अपनी इकॉनमी को ग्रो करने के तरीके निकालती हैं। उसके बाद ये शुरू होता है। अब जैसे अगर ब्रिटेन जो है वो यूएस का एलाई, अगर वो हुवावे पे उसने बैन लगाया 5G टेक्नोलॉजी का, तो बेसिकली वो अपनी तरफ से एक इकनॉमिक मार मार रहे हैं। अगर चाइना की गुड्स के ऊपर अमेरिका में पाबंदी लगती है या उनके ऊपर छानबीन शुरू हो गई है तो बेसिकली उनको इकोनॉमिक हिट करना चाह रहे हैं। अगर इंडिया जो है को 18, 20 या 30 मोबाइल ऐप्स के ऊपर पाबंदी लगाता है तो वो अब अपने कॉन्फ्लिक्ट के बाद चाइना के ऊपर इकोनॉमिक जख्म पहुँचाना चाह रहे हैं। अब चाइना जब जाता है वो अफ्रीका में जाता है और उनकी खुली मदद करना शुरू हो जाता है कई साल के बाद। एक किस्म की वो चाइनीज़ कॉलोनी है, अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा। या वो पाकिस्तान में आता है और बहुत इन्वेस्टमेंट करता है, या वो ईरान में जाता है, या फिर वो नेपाल में जाता है, भूटान में जाता है, हर जगह पे जाता है। तो बेसिकली आप समझ रहे होते हैं कि यार ये, या आप ऐसी जंगें जिनका कोई मकसद नहीं समझ आ रहा होता, जैसे सऊदी अरेबिया की और यमन की जंग हो रही है। अगर हम वैसे बैठे हों पाकिस्तान में तो हमें समझ नहीं आता, लेकिन जब मैं आपको मैप दिखाऊंगा गल्फ़ का, ख़ास तौर सऊदी अरेबिया के पास से जो आगे पानी उसके निकल रहे हैं, तो फिर आपको एक आइडिया समझ आएगा। देखें, आप सऊदी अरेबिया का कैपिटल देखें, रियाद, वो कितनी दूर है अपने पोर्ट से। उसके बाद आप देखते हैं कि वो लगा हुआ है रेड सी के साथ। रेड सी को डेड सी भी कहते हैं। सऊदी अरेबिया की बॉर्डर पे है यमन, और यमन और उसके सामने जो है आगे अफ्रीका का जो इलाका लगता है डिजिबूती का, और पीछे उसके इथोपिया वगैरह है। तो आप उसका गैप अगर देखेंगे तो वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। इससे आपको पता चलता है कि अगर यमनी लोग नहीं चाहते तो सऊदी अरेबिया का जो सी रूट है वो बंद हो जाता है, और अगर वो वॉर जोन ही रहता है तो वो ख़त्म हो जाता है। तो सऊदी अरेबिया जो है वो किसी तरह चाहता है कि सब्जुगेट कर ले यमन को, या वहाँ इतना पीस हो जाए कि वो सऊदी अरेबिया के ट्रेड को ना रोक सके। उसके बाद आगे की आप लड़ाई देखें कहाँ शुरू हो गई है। लिबिया के ऑयल रिजर्व्स के ऊपर लड़ाई शुरू हो गई है। तो अब मिस्र जो है वहाँ पे, इजिप्ट और टर्की, इन्होंने मसल फ्लेक्सिंग शुरू कर दी है। और अगर वो हॉट हो जाता है एरिया, जिसकी कि पूरी उम्मीद है आने वाले दिनों में हो जाएगा, तो फिर सुएज़ कनाल जो है उसकी एंट्री भी जो है ना वो अब बंद हो जाती है इनके लिए, यूरोप को एक्सेस करने के लिए। एक लम्हे के लिए आप यूएई के ऊपर आ जाएं। यूएई जो सऊदी अरेबिया का एलाई है, उसका पार्टनर है, और अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ हैं। तो आप यूएई के ऊपर आए तो यूएई में अब आप पर्शियन गल्फ़ को अगर आप देखते हैं तो उसका गैप देखें कि यूएई का और ईरान का बॉर्डर कितना आपस में मिल रहा है, और इनकी एक ट्रेडिशनल राइवलरी चल रही है। यमन में कौन करा रहा है गड़बड़, यमन में कौन कर रहा है, वहाँ पे एक्टिविटी कौन कर रहा है, उधर रशिया का भी इन्फ्लुएंस है, उधर ईरान का भी इन्फ्लुएंस है, और अब उधर चाइना का भी इन्फ्लुएंस आना शुरू हो गया। ईरान से जो सैकड़ों बिलियन डॉलर की डील की चाइना ने, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम चाबहार का पोर्ट जो है इसको भी तामीर करते हैं,
तो चाबहार का पोर्ट और उसके साथ बिल्कुल अगर आप मैप के ऊपर देखते हैं तो साथ ही गवादर का पोर्ट है। और यहाँ पे अगर चाइना की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इन दोनों पोर्ट्स पे, तो उसकी एक्सेस सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में आती है जो न्यू और सबसे बड़ी इमर्जिंग मार्केट्स हैं दुनिया की। और सबसे ज़्यादा गैस रिजर्व्स वगैरह जो हैं वहाँ पे हैं और काफ़ी ऑयल रिजर्व भी हैं। अब चाइना की सबसे बड़ी मजबूरी ये थी कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो जो एनर्जी नीड्स चाइना की हैं वो दुनिया में किसी मुल्क की नहीं है, बल्कि बहुत से ममालिक की मिलाकर भी इतनी नहीं है जितनी चाइना की है। उसको तेल चाहिए, उसको गैस चाहिए। अब ईरान से जाके उसने खुला मुआहदा कर लिया, और ईरान जो पिछले 3 दहाइयों से अमेरिकन सैंक्शंस के नीचे दबा हुआ था, उसके पास अद्वियात के पैसे नहीं थे, खाने पीने के नहीं थे, तो सडनली उनको एक लाइफ लाइन मिल गई। और अमेरिका से तो चाइना की लग रही है, और ओपन मसल फ्लेक्सिंग शुरू हो गई है कि एक ने ह्यूस्टन में काउंसलेट को बंद कर दिया, एक ने चाइना के अंदर एक काउंसलेट को बंद कर दिया। जब सफारती ताल्लुकात ख़राब होना शुरू होते हैं तो बड़ी एक्सट्रीम की पोजीशन होती है। इधर इंडिया जो है वो चाइना के साथ अब गर्म होकर बैठा हुआ है, और वो करना चाह रहा है क्योंकि इंडिया जो है इस गल्फ़ को कंट्रोल करना चाहता है, पर्शियन गल्फ़ को और अरेबियन सी को जो यहाँ पे, ताकि पूरे ट्रेड रूट्स जो है वो इंडिया को किसी तरह उसकी राहदारी जो है बीच में आए। वहाँ पे उसके गले की हड्डी है पाकिस्तान, गले की हड्डी है गवादर। गवादर अगर डेवलप हो जाता तो गवादर नेचुरली दुनिया का सबसे ज़्यादा डीप सी पोर्ट है, उससे बड़ा डीप सी पोर्ट है ही नहीं। ये बहुत साल पहले अम्मान ने पाकिस्तान को बड़ी नेगोशिएशन के बाद $3 बिलियन का बेचा था। अगर उस वक्त उनमें दूर अंदेशी होती और उनको पता होता कि इस पोर्ट की क्या अहमियत है, तो इसको $300 मिलियन में भी ना देते। लेकिन आज वही गवादर जो है वो पाकिस्तान की और चाइना के लिए एक लाइफलाइन बन के इमर्ज कर रहा है। अब ईरान के साथ क्या मुआहदा होने जा रहा है कि उसमें और पाकिस्तान में ऑब्वियसली अब कनेक्टिविटी होगी। तो चाइना के जो फ्यूचर प्लान्स में है कि गवादर से लेके ये चाबहार तक इमीडिएटली एक रेलवे लाइन बनाने लगे हैं ताकि दोनों पोर्ट्स को वो कनेक्ट कर सके, क्योंकि अभी तक तो समुद्री रास्ता दुनिया का सबसे सस्ता रास्ता है तजारत करने का, लेकिन अगर डायरेक्ट ट्रेन का लिंक होता है तो वो भी इंतहाई सस्ता, ये सस्ता तरीन रास्ता हो जाएगा। और वहाँ से चाबहार से अब क्योंकि टर्की जो है वो भी इस ब्लॉक में आ गया, और टर्की भी मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा, और जो अमेरिकन कैंप है उसके ब्लॉक के आगे मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है। तो चाबहार से टर्की का लिंक होना रेलवे से कोई बड़ी बात नहीं। आपको याद करें ओरिजिनली एक RCD पैक्ट होता था जब हम छोटे होते थे तब, जिसमें ईरान, टर्की और पाकिस्तान जो थे वो उनके बाहमी ट्रेड और वगैरह और ट्रेड रूट्स और ये सारा कुछ उसमें शामिल था। अब ये एक 21st सेंचुरी RCD जिसमें ज़्यादा ममालिक शामिल हो गए हैं वो आ गए हैं। अब अगर यमन की लड़ाई रहती है या वो ज़्यादा हीटअप हो जाती है, अगर लिबिया के अंदर जंग ज़्यादा शुरू हो जाती है, हांगकांग के ऊपर जब सैंक्शन ज़्यादा होती हैं अमेरिका की तरफ से, बरतानिया की तरफ से, तो जो हांगकांग में इन्वेस्टर है उसके लिए आइडियल जगह तो है वो दुबई आ जाए या अबू धाबी आ जाए और वो वहाँ पे अपना पैसा शिफ्ट करे, जैसे आज से 30 साल पहले भी एक दफ़ा शिफ्टिंग हुई थी। तो काफ़ी वहाँ से फ़्लाइट जो थी, क्या फ्लाइट ऑफ कैपिटल, वो UAE के अंदर आई थी। लेकिन अगर UAE का जो ट्रेडिंग रूट है, जो उसका समुंदर है, जो सिर्फ चंद किलोमीटर का है, अगर ईरान कुछ नहीं करता और ईरान रोज़ आतिशबाजी करता है अपने मिज़ाइलों की, ठा टू, मैं बिल्कुल आपको लेमैन्स टर्म में बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक आम आदमी हूँ, मैं कोई टेक्नीशियन तो हूँ नहीं, तो उधर से जहाज़ नहीं गुजर सकते, ट्रेडर्स के जहाज़ नहीं गुजरेंगे, कोई गुड्स नहीं गुजरेंगे। तो जो UAE का एक इलाका है जो दुबई है, दुबई की जो स्ट्रेंथ है वो ट्रेड है। दुबई का ट्रेड इंडिया जाता है, पाकिस्तान आता है, ईरान जाता है, पूरी दुनिया में जाता है। लेकिन अगर वो ब्लॉकेड हो जाता है वहाँ पे या वहाँ पे हॉट हो जाता है तो उनकी इंश्योरेंस की कॉस्ट, उनकी हर तरह की कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो रूट सडनली वायबल नहीं रहता। तो चाइना ने क्या किया कि अमेरिका के जितने इंटरेस्ट्स हैं, क्यों उनको पूरे रीजन में, एशिया वगैरह में, उनको अब सी रूट के तहत चोक करना शुरू कर दिया। और दुनिया में सबसे नोन जो निज़ाम है तजारत का वो समुंदर है। आज भी 80% दुनिया की तजारत जो है वो समुद्री तजारत है। और चाइना अगर गवादर और चाबहार को इफ़ेक्टिवली बना लेता है, और जो कि बना रहा है और इस्तेमाल करता है,
तो पाकिस्तान में कोई काम करे ना करे, जो राहदारी हमें मिलनी है ना रुपए में 4 आने, वो पूरा पाकिस्तान चलाने के लिए बहुत है, और हर पाकिस्तानी को तनख्वाह मिलने के लिए बहुत है। मैं बिल्कुल आपको एक लेमैन्स टर्म में एक बात समझा रहा हूँ। और उस गवादर के पोर्ट से जो उसके प्रोडक्ट्स हैं उनको जो एक्सेस मिलनी है वेस्टर्न मार्केट में, तो जो अभी चाइनीज़ प्रोडक्ट की कॉस्ट है इससे कम से कम 60% वो और कम हो जाएगी। यानी अगर आपको अभी ये कैलकुलेटर है, फ़र्ज़ करें, ये मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ये 100 रुपये का है, तो ये फिर आपको 40 रुपये में मिलेगा यहाँ पहुँच इसकी जो है, या यूरोप में कहीं पे पहुँच। तो बहुत सी वेस्ट की जो इंडस्ट्री है जो ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, वो दबना शुरू हो जाएगी, मरना शुरू हो जाएंगे। आज से 70-80 साल पहले सल्तनत बरतानिया थी, और जब उसकी ट्रेडिंग और उसके इकॉनमी और उसकी जो कैश काउज थी, इंडिया जैसे था, जैसे पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, ये सारे जब अलग होना शुरू हुए, अफ्रीका के अंदर और कॉलोनीज थी डिफरेंट जगहों पे, तो वहाँ पे आप ये देखें कि उनकी इकॉनमी का साइज़ और उनका असर सुकड़ कर कितना रह गया। ठीक है, आज हमारे हिसाब से तो बहुत बेहतर है, लेकिन जब सल्तनत बरतानिया थी तो उस हिसाब से देखें तो कुछ भी नहीं है। तो जब आप आज से 60 साल बाद जाके देखते हैं तो अमेरिका और ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, अगर ये ट्रेड वॉर शुरू हो जाती है इफेक्टिवली, तो ये जो है बिल्कुल ना होने के बराबर रह जाएंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना एक सुपर पावर बन के इमर्ज करेगा। अब चाइना क्या कहता है, जितनी चाइनीज़ से मेरी बात हुई, और चाइनीज़ बड़े सीनियर ऑफिशियल्स वगैरह से और बिजनेसमैन वगैरह से, वो हर एक के लिए कहते हैं जी सीपैक का हिस्सा बन जाओ, बेल्ट एंड रोड हाईवे का हिस्सा बन जाओ, व्हाटएवर। इंडिया को उन्होंने बड़ी मिन्नतें की, इंडिया उससे इंकारी हो गया। इंडिया अमेरिकन कैंप में खेल रहा था, उन्होंने जाके लद्दाख के ऊपर जाके बेस बनाना शुरू कर दिया, और वहाँ उनका ख्याल था कि ये बेस सब अमेरिकन के हवाले करेंगे, हम इसके पैसे लेंगे, अय्याशी करेंगे, और ये सीपैक के रूट को टारगेट करेंगे यहाँ से। चाइनीज़ ने उनको प्रीएम्प्ट किया, उनको उठा के उन्होंने पीछे फेंक दिया। अब इंडिया ने क्योंकि वो स्टांस ले लिया था और वो गल्फ में एक्सरसाइजेस करना शुरू हो गया, पहले अमेरिकन नेवी के साथ कर रहा था, अब वो ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ करना चाह रहा है आने वाले दिनों में, फिर वो औरों के साथ बरतानिया को भी शामिल करना चाह रहा है उसमें। तो उसको अब इफेक्टिवली कुछ अपना रोल प्ले करना है चाइनीज़ को वापस पुश करने के लिए, ताकि वो गलवान वैली का जो इलाका है वो लिया जा सके, जिससे डायरेक्ट एक्सेस है सियाचिन को भी, कारगिल को भी, और सबसे पहले सी पैक का जो रूट है उस पर रोज़ जो है ना उसको आप अनसेफ बना सकते हैं। अब ये जितनी जंगें और जितनी पोजिशनिंग है, चाहे आप वो यमन की लड़ाई लें, चाहे वो ईरान की खाना जंगी लें, चाहे आप मिडल ईस्ट में कहीं और की लें, चाहे आप लिबिया में होने वाले मसाइल को उठाते हैं, तो एक्चुअली ये तमाम ट्रेड रूट्स जो हैं वर्ल्ड के, ये अपने कब्ज़े में लेने के लिए हो रहे हैं। और इसमें मैंने पहले ही कहा था कि मोहम्मद बिन सलमान से तो मुझे बड़ी हमदर्दी हो रही है, क्योंकि जेन्युइनली जिस तरह से यमन हॉस्टाइल हो चुका है और जितनी यमन को अब सपोर्ट मिलना शुरू हो गई है, यमनियों के साथ बहुत बुरा तो हुआ इंसानी तौर पे, लेकिन सऊदी अरेबिया ने अगर सर्वाइव करना है तो उसको यमन पे अब कब्जा करना है। यूएई ने सर्वाइव करना है तो उसको किसी तरह ईरान से हाथ मिलाना है, और एक अपने रीजन में पीस रखना है, उसको चाइना से हाथ मिलाना है। इसी तरह दीगर ममालिक जो हैं, ये जो एफिलिएशंस चेंज हो रही हैं, ये अमेरिका को बड़ा ख़तरा पहुंच रहा है कि उनके जो एग्जिस्टिंग ट्रेड रूट्स थे वो उनके हाथों से निकल रहे हैं, बल्कि निकल चुके हैं काफ़ी हद तक, और आने वाले दिनों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटेंस होना शुरू हो जाएंगी। बल्कि 2020 जो है ज़रा ख़तरनाक साल है। मुझे लग रहा है कम से कम 2-3 मुल्क जो हैं इस साल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ख़त्म हो जाएंगे मैक्सिमम अगले साल तक, और 3 ममालिक तो ऐसे होंगे जो टूटेंगे ज़रूर। जब आप ये मिडल ईस्ट का, गल्फ़ का, चाइना का, इन सारों का नक्शा उठा के देखते हैं तो आपको मेरी बात समझ आती है। और याद रखें कि ईरान से अब बहुत सस्ते दाम पे चाइना तेल लेना शुरू हो रहा है, और वो क्या कर रहे हैं, उनका प्लान ये नहीं है कि वहाँ से उठाएंगे और ट्रकों पे रखेंगे और उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, वो पंप कर रहे हैं वहाँ से, डायरेक्टली वहाँ से वो पंप आउट करेंगे,
और वो अपने पास लेके जाएंगे। तो दे विल हैव द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड एंड दे विल हैव द चीपेस्ट ट्रेड रूट इन द वर्ल्ड एंड दे विल हैव द चीपेस्ट प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। दुनिया की सुई से लेके जहाज तक हर चीज़ तो वो बना रही हैं। तो बाकी आलमी मंडी का क्या होगा कि वो ख़रीदार बन के रह जाएंगे। ये लड़ाई हो रही है इस वक्त। ये गेम ऑफ थ्रोन्स है, हकीकी तौर पे गेम ऑफ थ्रोन्स है। इसे मैं मज़ीद रोशनी डालूंगा आने वाले दिनों में, लेकिन ये पूरा सिनारियो आपको समझने की ज़रूरत है कि रशिया क्यों चाइना का साथ दे रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि चाइना ने उसके बुरे वक्त में पैसे दिए थे, बिकॉज साथ मिलकर उनकी इकॉनमी बूस्ट करती है। इसी तरह पाकिस्तान है, इसी तरह टर्की है। अब सऊदी अरेबिया की क्यों ख्वाहिश है कि वो सी पैक का हिस्सा बन जाए, या वो चाइना के सामने खड़ा हो जाए या उसका हिस्सा बन जाए। तीसरा तो रास्ता कोई नहीं है ना। यही चीज़ जो है ये वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप को सुकून का सांस नहीं लेने दे रही। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।